वंदे हाय दोस्तों, एबीसी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। आज की विषय वस्तु है भूक्षरण। साथियों, आपने देखा होगा कि वर्षा के समय जब बारिश होती है तो वर्षा का पानी बहने से मृदा जगह जगह से कट जाती है। कभी कभी रोडों पर देखा होगा, कभी कभी खेतों में देखा होगा इत्यादि। जब आंधियाँ चलती हैं तो भी मृदा के कण उसमें उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह घटना ही भूक्षरण कहलाती है। अर्थात इसे परिभाषा के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि विभिन्न प्राकृतिक अथवा मानवीय शक्तियों द्वारा मृदा का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना ही मृदा या भूक्षरण कहलाता है। साथियों, अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भूक्षरण क्यों होता है, अर्थात भूक्षरण के क्या क्या कारण हैं। तो आइए जानते हैं भूक्षरण के कारण। भूक्षरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पेड़ पौधों का अनियमित रूप से काटा जाना, अर्थात निर्वनीकरण। नंबर 2, हरी भरी भूमि का संकुचित हो जाना। नंबर 3, अनियमित रूप से कृषि क्रियाएं का किया जाना। नंबर 4, अनुपयोगी विधि द्वारा खेतों की सिंचाई करना। नंबर 5, भूमि को खाली छोड़ना। नंबर 6, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित खेती इत्यादि। आइए जानते हैं नंबर 1, निर्वनीकरण। साथियों, जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें तेजी से नीचे की ओर गिरती हैं। यदि वर्षा की बूंदें के बीच में कोई अवरोध नहीं होता है तो वो तेजी से जमीन पर गिरती हैं और वहां से कुछ मृदा के कण छिटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ये क्रिया लगातार होने से जो मृदा का बंधन है, जिस प्रक्रिया द्वारा मृदा के कण आपस में बंधे हुए हैं, वो ढीले हो जाते हैं और मृदा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के साथ बह जाती है। यदि वन होते तो वर्षा की बूंद की जो गिरने की गति है वो उन पेड़ों की पत्तियों, टहनियों आदि से टकराकर नीचे जमीन पर गिरती तो वो इतनी ताकत से नहीं गिर पाती जितनी कि सीधी गिरती है। इस प्रकार जब वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, वनों का अनियमित रूप से दोहन होने लगा, तो भूक्षरण में भी एकाएक तेजी आई। आइए जानते हैं नंबर 2, अनियमित रूप से कृषि क्रियाओं का संपादन।
साथियों, जैसा कि नियम है कि जुताई को ढालू क्षेत्रों में हमेशा ढाल के विपरीत करना चाहिए। यदि जुताई उन क्षेत्रों में ढाल के अनुरूप की जाती है तो वहाँ पर मृदा कटाव की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब कृषि क्रियाओं के लिए कुछ ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो मृदा अपरदन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, उन्हें उगाया जाता है तो भी मृदा क्षरण की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब अनुपयुक्त फसल चक्र अपनाया जाता है तो भी मृदा क्षरण की संभावना बढ़ जाती है। फसल चक्र से आशय यह है कि फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोना कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे या कम से कम नष्ट हो। इसके कुछ सिद्धांत यह हैं कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल बोना चाहिए, कम खाद चाहने वाली फसलों के बाद अधिक खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, कम पानी चाहने वाली फसलों के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, चौड़ी पत्ती वाली फसलों के बाद संकरी पत्ती वाली फसलें बोनी चाहिए, आदि आदि। किंतु जब हम अपने खेतों में एक ही प्रकार की लगातार फसलों की बुआई किए रहते हैं तो वहाँ पर भूक्षरण की संभावना बढ़ जाती है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 3, अनुपयुक्त विधि द्वारा सिंचाई का किया जाना। साथियों, सिंचाई की अनेक विधियां हैं, जैसे प्लवन विधि, थाल विधि, कूड़ विधि इत्यादि। अब मान लीजिए कि हमें सिंचाई जिस फसल में कूड़ विधि से करनी चाहिए उस फसल में हम सिंचाई प्लवन विधि द्वारा करते हैं तो भी वहाँ मृदा कटाव अर्थात भूक्षरण की संभावना बढ़ जाती है। अगला आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती। झूमिंग खेती से आशय है कि एक स्थान पर जंगलों को साफ करके लगातार उस पर खेती की जाए और जब वहाँ की पोषक तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाएं या फसलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाएं तो उस भूमि को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह वनों को साफ करके फिर से खेती को संपादित किया जाए। ऐसी खेती को हम झूमिंग कृषि कहते हैं। यह विधि कुछ जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है और इस विधि को अपनाने से भूक्षरण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस विधि में हर बार वनों को साफ किया जाता है और जब वन साफ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भूक्षरण की संभावना भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं भूक्षरण का वर्गीकरण। भूक्षरण को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर ए, प्राकृतिक भूक्षरण। नंबर बी, त्वरित अथवा मानवीय भूक्षरण। और नंबर 3, जैविक भूक्षरण। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नंबर ए, प्राकृतिक भूक्षरण। प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मृदा का कटकर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही प्राकृतिक भूक्षरण कहलाता है। प्राकृतिक भूक्षरण मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है: जलीय भूक्षरण और वायु द्वारा भूक्षरण। तो आइए जानते हैं जलीय भूक्षरण। जल के द्वारा मृदा का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना ही जलीय भूक्षरण कहलाता है। किंतु नवीन परिभाषा के अनुसार हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जल अथवा उसके किसी रूप द्वारा, जैसे पानी, जलवाष्प और बर्फ के द्वारा मृदा का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना ही जलीय भूक्षरण कहलाता है। जलीय भूक्षरण मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है: नंबर 1, वर्षा बूंद भूक्षरण। नंबर 2, परतदार भूक्षरण। नंबर 3, अल्पसरता भूक्षरण। नंबर 4, खड्ड अथवा अवनालिका भूक्षरण। नंबर 5, बीहड़ भूक्षरण। नंबर 6, नदी तटीय भूक्षरण। नंबर 7, सागर तटीय भूक्षरण। और नंबर 8, हिमनद भूक्षरण। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्षा बूंद भूक्षरण। साथियों, जब वर्षा की बूंद आसमान से जमीन की ओर त्वरित वेग से गिरती है तो हर क्षण उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, और जब यह काफ़ी फोर्स के साथ जमीन से टकराती है, टकराने के बाद वह बिखर जाती है। और वही नहीं बिखरती, जिस स्थान पर वह टकराती है और टकराकर बिखरती है, वहाँ से कुछ मृदा के कणों को अपने साथ उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। इस प्रकार से मृदा के कटाव को या भूमि के कटाव को वर्षा बूंद भूक्षरण कहा जाता है। आइए जानते हैं नंबर 2, परतदार भूक्षरण। जब किसी खेत अथवा मैदान से एक परत के रूप में जब भूक्षरण होता है या मृदा की ऊपरी परत पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो इस प्रकार के भूक्षरण को परतदार भूक्षरण कहा जाता है। आइए जानते हैं नंबर 3, अल्पसरिता भूक्षरण। साथियों, ढलानों पर जब वर्षा की बूंदें गोली के रूप में आगे की ओर बढ़ती हैं तो कुछ रेंगटें जैसी संरचना बन जाती है। ये पतली पतली संरचनाएं, संकरी संकरी संरचनाएं अल्पसरिता कहलाती हैं। साथियों, अल्पसरिता का विस्तृत रूप अगले नंबर में जानते हैं। तो आइए जानते हैं अवनालिका भूक्षरण। जब कई अल्पसरिताएं आपस में मिलकर एक चौड़ी खाई नुमा या खड्ड नुमा संरचना बना लेती हैं तो इसे खड्ड अथवा
अवनालिका भूक्षरण कहा जाता है। आइए जानते हैं बीहड़ भूक्षरण। जब कई अवनालिकाएं आपस में मिलकर ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हुए मृदा का कटाव करती हैं, ज़्यादा वेग से कटाव करती हैं, ज़्यादा गहराई तक कटाव करती हैं, और इस प्रकार के कटाव को बीहड़ कहा जाता है। साथियों, आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा बीहड़ चंबल की घाटी में पाए जाते हैं। नंबर 6, नदी तटीय भूक्षरण। साथियों, जब नदी का पानी नदी के किनारों की तरफ टकराता है, हिलोरें लेता है, नदी की तरंगें किनारे की तरफ हिलोरें लेती हैं, टकराती हैं, तो अपने साथ किनारे से कुछ मृदा कणों को काटकर बहा ले जाती हैं। इस प्रकार के भूकटाव को नदी तटीय भूक्षरण कहा जाता है। साथियों, आइए जानते हैं सागर तटीय भूक्षरण। सागर तटीय भूक्षरण में जब समुद्र में उठने वाली लहरें अथवा तरंगें बार बार अनेक बार समुद्र के तटों से जाकर टकराती हैं, टकराने के परिणाम स्वरूप तटों से कुछ मृदा को काटकर अपने साथ बहा ले जाती हैं, तो इस प्रकार के भूक्षरण को सागर तटीय भूक्षरण कहा जाता है। कभी कभी जब समुद्रों में ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ज्वार भाटा सागर के तटों को पार करके आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है, और जब भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भाटे में जब वही समुद्र का पानी समुद्र की ओर वापस आता है, तो वह अपने साथ मृदा के कणों को भी काटकर बहा ले आता है, और वो कण या वो मृदा समुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रकार के भूक्षरण को समग्र रूप से सागर तटीय भूक्षरण कहा जाता है। आइए जानते हैं नंबर 8, हिमनद भूक्षरण। जब बर्फ के बड़े बड़े खंड किसी उच्च स्थान से निम्न स्थान की तरफ फिसलते हैं, तो वह अपने साथ मृदा कणों को भी तोड़ ले आते हैं, मृदा कणों को भी काट देते हैं, या मृदा कणों को भी बहा ले आते हैं अपने साथ। तो इस प्रकार के भूक्षरण को हिमनद भूक्षरण कहा जाता है। तो ये तो रहे जलीय भूक्षरण के प्रकार। आइए अब जानते हैं वायु भूक्षरण। साथियों, जब मृदा का कटाव या भूक्षरण वायवीय शक्तियों अर्थात वायु द्वारा होता है, तो इसे वायु द्वारा भूक्षरण कहा जाता है। वायु द्वारा भूक्षरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, सतह विसर्पण भूक्षरण। नंबर 2, उत्परिवर्तन भूक्षरण। और नंबर 3, निलंबन भूक्षरण। तो आइए जानते हैं नंबर 1, सतह विसर्पण भूक्षरण। साथियों, सतह विसर्पण भूक्षरण मोटे कणों वाली मृदाओं में अर्थात बलुई मृदाओं में देखा जा सकता है। जब हवा तेज गति से बहती है, तो मृदा के कुछ मोटे कण घिसटकर हवा की दिशा में चलने लगते हैं या घिसटने लगते हैं, सतह पर घिसटने लगते हैं। तो इस प्रकार के भूक्षरण को सतह विसर्पी भूक्षरण कहा जाता है। साथियों, आइए नंबर 2 जानते हैं उत्परिवर्तन भूक्षरण। उत्परिवर्तन भूक्षरण सामान्यतः मध्यम आकार के
कणों वाली मृदाओं में देखा जा सकता है, जिसके तहत महीन बालू और सिल्ट मृदाओं को शामिल किया जा सकता है। जब वायु का दबाव या वायु लंबवत रूप से बहती है या जमीन पर दबाव डालती है, तो जिस स्थान पर दबाव डालती है वहां से मृदा के कुछ कण उछिटकर तितर बितर हो जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के भूक्षरण को उत्परिवर्तन भूक्षरण कहा जाता है। आइए जानते हैं नंबर 3, निलंबन भूक्षरण। निलंबन भूक्षरण मुख्यतः महीन कणों वाली मृदाओं जैसे किले आदि में देखा जा सकता है। इस मृदा के कण वायु में घंटों, महीनों और वर्षों लटके रहते हैं। जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में ये बहकर चले जाते हैं, और जब ये कण नम होते हैं तो इनमें भार बढ़ जाने के कारण ये उसी स्थान पर जमीन पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के भूक्षरण को निलंबन भूक्षरण कहा जाता है। साथियों, ये तो रही प्राकृतिक भूक्षरण और उसके प्रकार। वर्गीकरण का अगला नंबर है बी, मानवीय भूक्षरण या त्वरित भूक्षरण। साथियों, ऐसा भूक्षरण जो मानव के हस्तक्षेप द्वारा होता हो मानवीय भूक्षरण अथवा त्वरित भूक्षरण कहा जाता है। इस श्रेणी में जब मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता है, तो इस प्रकार के भूक्षरण को मानवीय भूक्षरण कहा जाता है। जैसे मिट्टी की आवश्यकता होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मिट्टी को ढोकर विभिन्न मशीनों द्वारा ले जाता है। कृषि क्रियाओं हेतु भारी भारी मशीनों का जब वह उपयोग करता है तो जो मृदा के कणों का बंधन है आपस में वो मुलायम हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिससे मृदा हवा में कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, या पानी के माध्यम से या अन्य किसी शक्ति के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस प्रकार के भूक्षरण को समग्र रूप से मानवीय भूक्षरण या त्वरित भूक्षरण कहा जाता है। भूक्षरण का अगला वर्ग है सी, जैविक भूक्षरण। यह भूक्षरण का वह प्रकार है जिसमें मानव के अतिरिक्त किसी भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी आदि के द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता हो, जैविक भूक्षरण कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चींटियां अपना बिल बनाती हैं, वो मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपने मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ देती हैं, या चूहे जब अपना बिल बनाते हैं तो वो पैरों से मिट्टी को खोदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार खरगोश अपना बिल बनाते हैं तो वो भी यही करते हैं, और लोमड़ी जब अपना भिटा बनाती है तो वो भी यही करती है। और इस प्रकार के भूक्षरण को समग्र रूप से जैविक भूक्षरण कहा जाता है। साथियों, आइए जानते हैं भूक्षरण से होने वाली प्रमुख हानियों के बारे में। भूक्षरण से होने वाली प्रमुख हानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मृदा का कटाव। नंबर 2, पोषक तत्वों की हानि। नंबर 3, कृषि क्रियाओं में बाधा। नंबर 4, यातायात में असुविधाएं इत्यादि। साथियों,
आइए जानते हैं इनके बारे में क्रमशः। नंबर 1, मृदा कटाव। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 57% भाग पर भूक्षरण की समस्या है, जिसमें 45% भूक्षरण या 45% भाग पर भूक्षरण जल द्वारा होता है और 12% भाग पर भूक्षरण वायु द्वारा होता है। साथियों, अगर मृदा कटाव को टन में देखा जाए तो जान के आपको आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर ताजा आंकड़ों के अनुसार 20 से 25 टन मृदा कटकर प्रतिवर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। साथियों, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो सैकड़ों वर्षों तक चलती है, जहां पर प्रकृति 1 इंच मृदा का निर्माण सैकड़ों वर्षों में कर पाती है, वहीं पर मृदा कटाव द्वारा 15 इंच तक मृदा कुछ वर्षों में नष्ट हो जाती है। साथियों, अगर यही सब चलता रहा, अगर इसे रोका नहीं गया, तो कुछ वर्षों में हमारी जमीन कंकरीली पथरीली इसी प्रकार की बचेगी। उपजाऊ परत पानी के साथ कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी। आइए जानते हैं नंबर 2, पोषक तत्वों का नष्ट होना। साथियों, जब मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु पानी के बहाव के कारण या तेज वायु के कारण उपजाऊ मृदा कटकर बह जाती है, तो उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व भी मृदा के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और हमारी मृदा में शेष बचता है तो सिर्फ कंकर और पत्थर। आइए अब जानते हैं नंबर 3, यातायात में बाधा। साथियों, जब तेज बारिश होती है तो रोड कटकर बह जाते हैं, ट्रेनों की पटरियां के नीचे से मृदा कटकर बह जाती है, जिससे ट्रेन व रोड का जो यातायात है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार बंदरगाहों से जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जब मृदा कटाव के कारण बंदरगाहों में गाद जमा हो जाने के कारण जहाज तट तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस प्रकार भी हमारा यातायात बाधित हो जाता है। साथियों, आइए अब जानते हैं आज जो आपको प्रश्न हल करने हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है, भूक्षरण क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 2, जलीय भूक्षरण क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 3, भूक्षरण से होने वाली कौन कौन सी हानियां हैं। प्रश्न नंबर 4, जलीय भूक्षरण
तथा वायु द्वारा भूक्षरण के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। साथियों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में इस पाठ का शेष भाग लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।